हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट किया था, उसके कुछ कंसेप्ट समझे थे हमने और सम्स भी किए थे। आज हमें छोटा सा एक और कंसेप्ट समझना है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी अगर आप समझ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी ही आप जो है वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है किस चीज़ का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। खास कुछ अलग नहीं है, एक दो चीज़ सिर्फ जो है वो अलग है। ठीक है। उधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमने क्या समझा था कि अगर कल को जाके कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको जो एक बड़ा पैसा पे करने का आएगा, फॉर्म जो है वो जो डेथ हो गई है डिसीज्ड पार्टनर, उसको एक बड़ा पैसा पे करेगी। अब ये बड़ा पैसा पे करने के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना आए, इसके लिए हम जो है वो फॉर्म जो है वो क्या करती थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रखती थी कि अगर कल को जाके कोई भी पार्टनर की डेथ होती थी तो हमें कुछ पैसा मिल जाता था। अब उधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो है ना, एक ही सम एश्योर्ड था आपका। सम एश्योर्ड क्या होता है सर? अगर तो डेथ हो गई तो कितने पैसे मिलेंगे, उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में एक ही सम एश्योर्ड था। सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में आपके इंडिविजुअल पार्टनर्स के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड जो है वो डिसाइड हो रहा है। मतलब क्या सर? तो यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, वही एग्जांपल यहां पे समझते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके फॉर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर देते 5:3:2 में। अब देखो, ए बी सी तीनों का जो सम एश्योर्ड है, मतलब क्या, पॉलिसी अमाउंट जो है वो अलग अलग है। ए का कितना है? 2,50,000 है। बी का कितना है? 1,50,000 है। सी का कितना है? 1 लाख है। तो सर इसका मतलब क्या कि भाई पार्टनर जो है वो खुद जाके अपनी पर्सनल लाइफ पॉलिसीज ले रहे? नहीं, पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ पॉलिसीज नहीं ले रहे। ये भी जो पॉलिसी ले रहा है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले रहा है, वो कौन ले रहा है? पूरी पार्टनरशिप फॉर्म ले रही है कि कल को जाके कोई भी पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म को जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना आनी चाहिए, इसलिए जो है वो ये पॉलिसीज ली जाती है। पार्टनर्स अपनी पर्सनल पॉलिसीज नहीं ले रहे तो उसको इससे मिक्स मत कर देना। फॉर्म ही ले रही है पॉलिसीज, बट जो सम एश्योर्ड डिसाइड हो रहा है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के हिसाब से अलग अलग डिसाइड हो रहा है। ऐसा क्यों सर? एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई किसी पार्टनर का बड़ा कैपिटल लगा है तो कल को जाके उसको कुछ हो गया तो बड़ा अमाउंट पे करने का आएगा। तो लेट्स से भाई ए का बड़ा कैपिटल लगा होगा तो उसको बड़ा अमाउंट पे करने का आ सकता है, तो उसका थोड़ा सम एश्योर्ड हमने बढ़ा दिया। बी का उससे थोड़ा कम, सी का उससे भी थोड़ा कम। तो इन शॉर्ट, अगर ए की डेथ होगी, कल को जाके ए की डेथ होगी तो फॉर्म को जो है वो कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कल को जाके बी की डेथ होगी तो फॉर्म को कितना पैसा मिलेगा? 1,50,000 फॉर्म को मिलेगा। सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनर बी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्म को मिलेगा। सी की डेथ होगी तो फॉर्म को कितना पैसा मिलेगा? तो फॉर्म को पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए। ठीक है। इस तरह से तीनों ही पार्टनर्स का अलग 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 सम एश्योर्ड है। अब ध्यान से समझना। लेट्स से यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी डाइड ऑन 31 मार्च 2025, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज पेएबल टू सी। अच्छा, एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि सेपरेट लाइफ पॉलिसी में वो तीन मेथड्स नहीं है। इसमें सेपरेट लाइफ पॉलिसी में एक ही मेथड है। क्या? एसएलपी जो है वो ट्रीट आपने किया होगा एज क्या? एक्सपेंस। एक ही मेथड है। दूसरा वो असेट वाला और वो सारी मेथड्स आप में नहीं है। अच्छा, याद करो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, अगर हम पॉलिसी को ट्रीट करते थे एज एन एक्सपेंस तो उस केस में हर साल जो भी प्रीमियम पे करते थे उसको सीधा पीएनएल अकाउंट में डाल देते थे। पर जिस दिन डेथ होती थी उस दिन जो भी पैसा मिलता था वो पूरा पूरा ही हम गेन मान के सब कुछ जो है वो तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। तो लेट से यहाँ पे जो है वो सी की डेथ हो रही है। अगर सी की डेथ होगी तो सबसे पहले आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा। यहाँ पे आंसर में लिखता हूं, तो कितना पैसा मिलेगा? तो पहली एंट्री आपकी ये हो जाएगी, आप जो है वो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे टू सेपरेट लाइफ
पॉलिसी अकाउंट, और सेपरेट लाइफ पॉलिसी में कितना चला जाएगा? किसकी डेथ हो रही है? सी की डेथ हो रही है। अगर सी की डेथ हो रही है तो सी का सम एश्योर्ड था कितना? सी का सम एश्योर्ड था 1 लाख रुपीज। तो पैसा भी कितना मिलेगा? 1 लाख। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कोई भी अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन नहीं था, क्योंकि हर साल जो प्रीमियम पे करते थे वो सीधा कहां पे ट्रांसफर कर देते थे? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि आपने उसको ट्रीट क्या किया था? एज एन एक्सपेंस। अब ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी का अभी ही अकाउंट ओपन हो रहा है, और वो कितने से ओपन हो रहा है? 1 लाख से। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ना, क्या आ रहा होगा सर? आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये तो सी की डेथ हुई है, और इस बार तो सी का ही अलग से ही 1 लाख लगा है। तो ये पूरा पूरा 1 लाख जो है वो उठा के सी को ही दे देते। यही आ रहा है ना आपके मन में? नहीं, जैसे उधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में करते थे वैसे ही यहां पे करना पड़ेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम क्या करते थे? जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता था वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई जब आगे वाले सालों में प्रीमियम पे करने की बात आ रही थी, उस प्रीमियम को आप खर्चा मान के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया मतलब क्या? कि ये जो प्रीमियम का खर्चा है वो तीनों ही पार्टनर्स ने भुगता। ठीक है, तो इधर भी भले ही सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, इंडिविजुअल पार्टनर्स के हिसाब से सम एश्योर्ड अलग अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि भी इसके 1 लाख के हिसाब से जो पैसा है वो सिर्फ सी ने भरा है। नहीं, जो भी प्रीमियम पे हुआ है वो सारा ही प्रीमियम जो है वो पीएनएल अकाउंट में गया है एज एन एक्सपेंसेस। मतलब प्रीमियम का जो एक्सपेंस आया है वो तीनों ही पार्टनर्स में साथ में बटा है। तो जब ये 1 लाख रुपए मिलेंगे तो वो सिर्फ सी को नहीं दिए जाएंगे, वो तीनों ही पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए जाएंगे। तो यहां पे दूसरी एंट्री होगी आपकी सेपरेट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 1 लाख ये डेबिट हो जाएगा और इनको मिल जाएगा 5:3:2 के रेशियो में। तो इसका हो जाएगा 50,000, इसका हो जाएगा 30,000 और इसका हो जाएगा 20,000। तो सी को जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? उसका जो भी प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से मिलेगा। आपको मन में ऐसा मजा नहीं आ रही होगी कि हाँ सर क्या है, अभी तो अलग अलग लेके रखा है तो भी सी को 1 लाख नहीं दिया। समझना एक बात को, प्रीमियम जो है वो तीनों ने साथ में मिलके पे किया है, खर्चा तीनों ने साथ में मिलके भुगता है। तो सिर्फ पॉलिसी का अमाउंट सी को नहीं मिलेगा, तीनों ही पार्टनर्स में जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो इतना तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी हम करते थे। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे अगर मैं ले जाऊं, सिर्फ एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं। ये सी की डेथ कब हुई? सी की डेथ हुई 31 मार्च 2025 को, बराबर। लेट से अगर इस कहानी को आगे ले जाए, सी की डेट 31 मार्च 2025 को हो गई, उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद जो है वो 31 मार्च 2026 को बी की भी डेथ हो गई। क्या बात कर रहे हो सर? कहानी सुनो ना, सिर्फ कहानी ये है कि 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल बाद, या चलो कोई भी टाइम रख लो, पर अभी मैं ऐसे ही 1 साल बाद रख रहा हूं। 1 साल बाद जो है वो बी की भी डेथ हो गई, बी भी गया। ठीक है, अच्छा अगर बी की डेथ होगी तो बी का सम एश्योर्ड कितना था? बी का सम एश्योर्ड था 1,50,000, और उन्होंने पॉलिसी अगर कंटिन्यू करी होगी, तो पॉलिसी अगर कंटिन्यू की होगी तो बी का जो 1,50,000 का सम एश्योर्ड था वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1,50,000 मिलेगा, ये 1,50,000 किस में बटेगा?
ये 1,50,000 जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 31/3/2026 को, क्या सी था क्या फॉर्म में? नहीं था ना। तो फिर कौन थे? ए एंड बी ही थे। हाँ, इस दिन ये बी की डेथ हो गई, लेकिन तब तक तो ए एंड बी ही थे। तो ये जो 1,50,000 पैसा मिला, वो पैसा जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए एंड बी में। अब ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी का प्रीमियम ये लोग लेट से 10 सालों से तीनों लोग साथ में भर रहे थे। 10 सालों से तीनों लोग ए बी एंड सी साथ में भर रहे थे। एक साल पहले ही, एग्जैक्टली एक साल पहले जो है वो सी की डेथ हो गई इस दिन पे। तो फिर एक साल का प्रीमियम जो है वो सी ने नहीं पे किया। एक साल का प्रीमियम, इस साल का प्रीमियम जो है वो सिर्फ ए एंड बी ने ही पे किया। और तब ए एंड बी ही पार्टनर थे, तो बी की डेथ हुई और 1,50,000 रुपीज फॉर्म को मिला। और ये 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी में हुआ। अब ये सी ऊपर बैठा बैठा देख रहा है भगवान के पास, अभी भी मोह माया है उसको। वो सोच रहा है कि साला थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जल्दी मर गया। एक साल लेट हुआ होता तो मुझे, सी ऐसा सोच रहा है ऊपर बैठा बैठा भगवान के पास, एक साल अगर लेट हुआ होता तो ये 1,00,000 रुपए में से तो जो है मेरे को प्रॉफिट शेयर 20,000 मिलता ही मिलता। ये 1,50,000 में से भी जो है वो मुझे शेयर मिलता, बट साला मैं थोड़ा सा जल्दी मर गया, इसकी वजह से अब ये जो 1,50,000 रुपए है वो सिर्फ ए एंड बी के घर वालों को ही दिए जा रहे हैं। बी तो खुद भी नहीं रहा है, बट ए को मिल रहा है और बी के घर वालों को मिल रहा है। सी को तो कुछ नहीं मिल रहा है। पर लेकिन 10 साल से प्रीमियम तो तीनों साथ में भर रहे थे। तो इसलिए जो है ऐसी चीजें ना हो, इसलिए क्या होता है, समझना ध्यान से। स्टोरी तो पता चली ना? स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि भी सी को दुख हो रहा है। सी को दुख ये हो रहा था कि साला मैं थोड़ा सा लेट मरता तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलते। ऊपर बैठे बैठे ऐसा सोच रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये जो सी का दुख है, सी के घर वालों का दुख है, ये दुख ना हो इसलिए जो है सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में जो डिजीज्ड पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसको उसका जो पॉलिसी अमाउंट था 1,00,000, उसमें उसका जो शेयर बनता है 20,000, वो तो दिया ही जाएगा। लेकिन साथ साथ में, अब समझना यहां पे, अमाउंट ऑफ पॉलिसीज पेएबल टू सी, साथ साथ में सी को जो है वो इन दोनों की जो सरेंडर वैल्यू है उसमें से भी जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। क्यों सर? ऐसा समझ लो कि जो है सी को इसमें से तो हिस्सा मिल ही रहा है। ये जो सरेंडर वैल्यू है, ऐसा मान लो कि उस दिन सारी ही पॉलिसी को अगर हम कैंसिल कर देते, ये तो 1,00,000 मिल गया, लेकिन अगर इस दिन जिस दिन सी की डेथ हो रही है उस दिन सब कुछ खत्म कर देते, सारी पॉलिसीज को खत्म कर देते, तो ये जो दो अमाउंट है सरेंडर वैल्यू वो मिलता हमें। ऐसा हमने जेएलपीबी में भी सीखा था कि अगर पॉलिसी को आप बीच में से कैंसिल कर रहे हो, पॉलिसी को आप सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में आपको सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है। ये तो ऑब्वियसली कब मिलेगा? डेथ के टाइम मिलेगा। जो सम एश्योर्ड है, पॉलिसी का अमाउंट है, वो तो डेथ के टाइम मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी को कैंसिल कर रहे हो तो आपको सरेंडर वैल्यू का पैसा जो है वो मिलता है। तो सी को जो है वो क्या है, 1,00,000 में से तो हिस्सा दिया ही जाएगा। साथ साथ में ऐसा मान लिया जाएगा कि अगर कल को जाके ये पॉलिसी अगर हम सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये जो पैसा है उसमें से भी जो है वो सी को शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला
सी को एक ये 20,000 दिया जाएगा, दूसरा अब शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो सरेंडर वैल्यू कितनी है, तो 15,000 प्लस 10,000, दोनों की अलग अलग है। 15,000 प्लस 10,000 इंटू 2/10, तो 5,000। समझ में आया? सिंपल रीजन उसका ये था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए तो ये मिल जाएंगे, लेकिन अब देखो क्या है ना कि तीने जो है वो इनके साथ साथ 10 साल तक, 10 नहीं चलो 5 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा ही भरा है, सबने साथ में भरा है। तो कल को जाके ए एंड बी में से किसी की डेथ होती है तो उसका पैसा सिर्फ ए एंड बी को ही मिलेगा, इसलिए सी जो है वो, सी के घर वाले उस दिन क्या बोलेंगे कि भाई अगर तो आज ही हम सारी पॉलिसीज कैंसिल करवा देते सब कुछ, तो आपको क्या मिलता, ये मिलता, सरेंडर वैल्यू तो मिलता। और ये जो सरेंडर वैल्यू मिलता उसमें सब पार्टनर्स का हिस्सा है, तो इसमें जो सी का हिस्सा है वो हमें आज ही दे दो, ठीक है। इसलिए जो है वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी में आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है। अब समरी पे आ जाता हूँ। कंक्लूजन ये है कि जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का जो पॉलिसी अमाउंट था उसमें उसका जो शेयर बनता है, पूरी पूरी पॉलिसी अमाउंट नहीं देनी है। यहाँ पे सी की डेथ के सामने अपने को 1 लाख रुपए मिले क्योंकि उसकी पॉलिसी अमाउंट वो थी, तो हम एश्योर्ड उसका वो था। बट इसका मतलब ये नहीं कि भी सी को पूरा पूरा 1 लाख दे दो, सी को सिर्फ और सिर्फ 20,000 देना है। साथ साथ में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसकी जो सरेंडर वैल्यू है उसमें से भी जो है वो सी को हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तक प्रीमियम जो है वो सी ने भरा था। भाई ये लोग ए एंड बी जो है वो 1 लाख में हिस्सा ले रहे हैं, तो कल को आज ही जाके अगर हम पॉलिसी को कैंसिल कर देते तो इंश्योरेंस कंपनी से इतना मिलता, तो ये जो मिलता इसके लिए सब ने प्रीमियम पे किया है, ए बी एंड सी तीनों ने प्रीमियम पे किया है, तो इसमें से भी जो है वो सी को हिस्सा हमें देना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो सरेंडर वैल्यू है उसका हिस्सा जो है वो सी को आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। बस यही है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, इतना ही करना है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं सम्स पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच एक्स वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। कोड रेशियो आपको दिया गया है। एज ऑन 31st March 2022, Mr. Z died on 31st December 2022. His account has to be settled under the following terms. डेथ किसकी हो रही है, Z की हो रही है। कौन सी डेट को हो रही है, 31st December 2022। और ये जो बैलेंस शीट आपको दी गई है 31st March 2022 की दी गई है, तो उस दिन से लेके 31st December तक कितने महीने हुए, 9 months हुए, ठीक है। His account has to be settled under the following terms. बैलेंस शीट आपको दी गई है, ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। गुडविल का कैलकुलेशन के बारे में बताया है, और इस बार जो है वो ईयर्स जो है वो उल्टे दिए हुए, मतलब क्या सर, हर बार जो है वो ऊपर से स्टार्ट करते थे, इस बार नीचे से स्टार्ट कर रहे, तो ये खास देखने में ध्यान रखने का। ये 2020 है, ये 2021 है, ये 2022 है। क्यों ऐसा सर, क्योंकि एक आध साल में कहीं पे एडजस्टमेंट आ गया और आपने उस साल का प्रॉफिट जो है वो गलत लिख दिया, तो फिर लोचा हो जाएगा ना, ठीक है।
द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द 3 years वर डिटेल्ड एज बिलो। 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया गया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 April 2022 टू 31 December 2022। मतलब जो डेथ हो रही है, ये 9 महीने की बात कर रहे हैं। shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of preceding 3 years। तो आपको प्रॉफिट शेयर भी जो कैलकुलेट करना है वो पिछले 3 साल का आपको एवरेज निकालना है और उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट करना रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2022 एक कार कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज परचेज ऑन 1/4/2021। अच्छा, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब देखो 1/4/2021 को परचेज की है, मतलब ये वाला साल होगा। ये वाला साल जो है वो स्टार्ट कब होता है? 1/4/2021 टू 31 March 2022। इस वाले साल की बात कर रहे हैं। तो 1/4/2021 में हमने एक कार खरीदी थी 40,000 की, जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। तो असेट बताना था, खर्चा बता दिया। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 20% पर एनम। 20% है पर एनम एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या बात है, WDV मेथड है। दिस असेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको इस असेट को लेके आना है एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अदर वैल्यूज ऑफ असेट्स वेर एग्रीड एज फॉलो। ठीक है। तो इन्वेंट्री जो है वो आपको 16,000 पे लेके आना है, बिल्डिंग आपको 140, कंप्यूटर्स 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000। ट्रेड रिसीवेबल वेर कंसिडर्ड गुड। ठीक है। पूछा क्या क्या गया है? कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर्स इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/2022 टू 31 December 2022। गुडविल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। मतलब सब कुछ करना है ऑलमोस्ट। अबे नहीं, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको ये वाला पॉइंट जो है वो कार वाला पॉइंट अच्छे से समझाना है, ध्यान से समझना। ये कौन सा है? आंसर नंबर 1। आपने कार खरीदी कब है? आपने जो है वो कार खरीदी है 1/4/2021 को। यहाँ पे 1/4/2021 को कार आपने खरीदी। कितने में खरीदी है आपने कार? 40,000 में खरीदी। तो 1/4/2021 वाला साल जो है वो ख़त्म कब होता है? ये साल आपका ख़त्म होता है 31 March 2022। ठीक है। अब एक सिंपल चीज़ मुझे ये बताओ कि इस साल में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर क्यों प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट? भाई सीधी बात है, 40,000 की कार खरीदी थी आपने, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपने उसको खर्चा मान लिया। तो खर्चा उतना ज़्यादा दिख गया, खर्चा बढ़ के दिख रहा है। तो खर्चा अगर बढ़ के दिख रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। खर्चा ज़्यादा तो प्रॉफिट कम ना। हाँ, तो खर्चा आपने ज़्यादा बता दिया। 40,000 का खर्चा नहीं बताना था, लेकिन आपने 40,000 की कार को सीधा एक्सपेंस मान के P&L अकाउंट में डाल दिया। तो वो अगर खर्चा ज़्यादा दिखा दिया असेट ना बता के, तो खर्चा ज़्यादा दिखने की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, एसेट तो बता नहीं है, वो तो मुझे समझ में आ गया, पर प्रॉफिट का इंपैक्ट मुझे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो 40,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये करना पड़ेगा, आपको 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या सर? दूसरा ये कि अब अगर आप जो है वो उसको असेट बता रहे हो, खर्चा रिवर्स कर रहे हो, तो 40,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ, ये बात समझ में मेरे को आती है कि 40,000 से आपका जो है वो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन
अगर आपने उस 40,000 को असेट बताया तो असेट पे क्या लगता है बेटा, क्या लगता है असेट पे, डेप्रीशिएशन लगता है। तो इस 40,000 पे आपको 20% का डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब उसको असेट मान लिया ना। तो अगर उसको असेट मान रहे हो तो 20% के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाओगे, और असेट खरीदी गई है 1 अप्रैल 2021, साल के पहले दिन, पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो अगर डेप्रीशिएशन लगेगा तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम भी तो होगा। कितने से कम होगा, तो प्रॉफिट जो है वो आपका कम होगा 40,000 इंटू क्या परसेंटेज है, 20%, 8,000। ठीक है, 8,000 से प्रॉफिट क्यों कम हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ा। तो नेट इफेक्ट क्या आया प्रॉफिट पे, नेट इफेक्ट ये आया कि प्रॉफिट आपका जो है वो बढ़ गया, कितने से, 32,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, सर ये सब कुछ क्यों समझा रहे हो, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ध्यान दे। और इस दिन पे 31 मार्च 2022 पे कार की वैल्यू क्या होगी, इस दिन पे कार जो है वो आपकी दिख रही होगी 40,000 माइनस 8,000, कितने पे दिख रही होगी, 32,000 पे दिख रही होगी। ठीक है सर, तो अगर मैं एज ऑन 31 मार्च एंट्री करने जाऊं तो एंट्री क्या है, एज ऑन 31 मार्च ये है एंट्री कि आपको कार जो 32,000 से बतानी है, और प्रॉफिट आपका जो है वो 32,000 से बढ़ जाएगा, बराबर। अच्छा, कार असेट, असेट बढ़ानी है तो असेट को डेबिट करते, तो कार अकाउंट को डेबिट करो। अच्छा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बराबर। लेकिन इधर इस दिन पे नहीं करना है हमें, हमें 31/3/2022 पे नहीं करना है। हमें तो जो करना है वो कब करना है, यहाँ पे करना है कहीं पे, डेथ कब हो रही है। देखो ये इधर आ रहा है आपका 31/3/2023, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। डेथ कब हो रही है, डेथ हो रही है आपकी 31/12/2022 को, इस दिन डेथ हो रही है। इस दिन कार की वैल्यू क्या है, तो ये इस दिन कार की वैल्यू जो है वो आपको दिखेगी कितनी है, 32,000 में से आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 32,000 इंटू 20% इंटू कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो भाई 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर कितने महीने हुए, 9 मंथ्स हुए। ठीक है, तो इंटू 9/12। तो इस दिन कार की वैल्यू क्या है, इस दिन कार की वैल्यू है 32,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 4800 आपका डेप्रिसिएशन लगा। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो 32,000 माइनस 4800, इस दिन कार की वैल्यू जो है वो 32,000 माइनस 4800 27,200 है। इतना समझ में आया सबको, सिंपल मैंने क्या किया देखो, वापस एक बार समझाता हूं, अगर आपकी लिंक टूट गई है तो वापस एक बार ध्यान दो। कार 40,000 की हमने खरीदी थी 1/4/2021 को, उस पे उसको हमने कार बुक ना करके उसको हमने जो है वो खर्चा मान लिया था। अब वो सही करने के लिए खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, खर्चा रिवर्स करोगे 40,000 से तो प्रॉफिट बढ़ेगा 40,000 से, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन अगर आपने उसको असेट बताया तो उसको डेप्रिशिएट भी तो करना पड़ेगा ना। अगर डेप्रिशिएशन करोगे तो प्रॉफिट 8,000 से कम होगा।
40,000 का 20%, तो नेट नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे कितना आएगा? 32,000 का। और उस दिन 31/3/2022 को कार की वैल्यू भी कितनी है? 32,000। कैसे आई? तो 40,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब इसके भी आगे चलो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ, तो इस 32,000 को इस दिन तक डेप्रिशिएट करो, तो वैल्यू क्या आई? वैल्यू ये आई कि 32,000 में से आपने 32,000 इंटू 20% इंटू 9/12 के हिसाब से 4800 डेप्रिशिएशन आपने माइनस कर दिया, तो वैल्यू निकल के आई 27,200। ओके सर, ये समझ गया है। अब अगर 4800 से आप डेप्रिशिएशन लगा रहे हो तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या आएगा इस ईयर में? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इस ईयर में क्या आएगा? तो यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इस ईयर में सिर्फ एक ही आएगा, क्या? कि भी 4800 से अगर डेप्रिसिएशन आपका बढ़ रहा है तो 4800 से आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? कम हो गया। ये किस चीज़ का है? डेप्रिसिएशन का। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या आया? प्रॉफिट आपका जो है वो 4800 से कम हुआ। सर ये सारी बातें हमें क्यों समझा रहे हो? मैं ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे अमाउंट जो लिखना है वो अमाउंट कौन सा लिखना है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट अगर हम निकालें, बत्तीस हज़ार से प्रॉफिट बढ़ाना था, माइनस 4800 से प्रॉफिट कम भी करना था, तो 27,000 टोटल नेट ऑन नेट 27,200 से आपको प्रॉफिट बढ़ाना था, बरोबर। और यहाँ पे कार की भी वैल्यू जो है वो इस दिन पे कितनी है? कार की भी वैल्यू 27,200 ही है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे जिस दिन रिवोल्यूशन हो रहा है उस दिन करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में कार को एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेके आना है, ठीक है। तो अगर तो मैं इसकी करेक्ट एंट्री लिखूं, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि कार को मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना है, तो कार अकाउंट तो जो है मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कितने से डेबिट करूंगा? 27,200 से, ठीक है। ये समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ। कार में डेबिट करूंगा 27,200 से। अच्छा, आगे मैंने एक गलती की थी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने 40,000 से बता दिया था, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने खर्चा ज़्यादा बता दिया था तो उसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस में करता कितने से? 40,000 से। लेकिन आगे वाले सालों में मैंने डेप्रिसिएशन भी नहीं बताया है, तो अगर वो डेप्रिसिएशन बताता तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता मेरा? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके लिए मैं डेबिट करूंगा। कितने से डेबिट करूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट जो मुझे डेबिट करना है, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा कितना? पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 8,000, वैसे 2 साल नहीं, 1 साल पूरा और 9 महीने, 8,000। और इधर कितना लगा? 4800। तो टोटल डेप्रिसिएशन मुझे लगा 8,000 प्लस 4800। तो अब चेक करो, 8,000 प्लस 4800 12,800, ठीक है।
ये एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री बनती। अब ध्यान से सुनना, फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं अपने। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको करेक्शन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को सही करना है, तो ये एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री बनती। लेकिन मेरा साल जो है वो खत्म हो चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर क्लोज हो जाते हैं, उस केस में अगर आप कोई भी एरर को रेक्टिफाई करते हो, तो याद करो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने ये समझा था कि अगर आप कोई भी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो थर्ड स्टेज के हिसाब से, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो उस केस में आप कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट आ रहा है एंट्री में, उस नॉमिनल अकाउंट को आप रिप्लेस करके एंट्री लिखते थे, उसका वर्ड क्या लिखते थे आप? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते थे आप। तो यहां पे अगर मैं रेक्टिफाइड एंट्री लिखूं, एज पर थर्ड स्टेज। क्यों सर थर्ड स्टेज? भाई पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपके क्लोज हो चुके हैं, तो ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, और इन दोनों को अगर मुझे नेट करना है, तो ये नेट क्या आता है इसका? 27,200 ही आता है। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? एंट्री सिंपल ये बनती है आपकी, कार अकाउंट आप डेबिट करते हो टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आपको करना होता है, और ये कितने से करना है? 27,200 से। ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? पीएनएल एडजस्टमेंट से। 12,800 से डेबिट हुआ, 40,000 से क्रेडिट हुआ, नेट नेट क्या आया? 27,200। तो 27,200 से नेट नेट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। अब इस पीएनएल एडजस्टमेंट के बदले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि ये रिकंस्टिट्यूशन के टाइम है, हमने जब रिवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था, तब हमने रिवोल्यूशन को एक और नाम दिया था, और एक और नाम क्या दिया था? पीएनएल एडजस्टमेंट नाम दिया था। तो इसको मैं रिवोल्यूशन भी बोल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है क्या? कार को सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में बताना है, अनरिकॉर्डेड असेट मान के, और अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट कितना आएगा? 27,200। अब है ना, ये चीज़ मैं वैसे 2 मिनट में तुरंत बोल के समझा देता, पर शायद आपको वो 27,200 से हमने क्यों रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दिया वो समझ में नहीं आता। मुझे पूरा फ्लो समझाना था आपको कि किस तरह से होता है। ये दोनों ही साल में प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जो आया वो 27,200 से आया। कैसे? तो भी एक्सपेंस आपका जो है वो 40,000 से वो कम करना था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो आपने गलती से 40,000 बता दिया था, वो कम करना था, तो वो मैंने कम किया। बट सामने अगर आप उसको असेट बता रहे हो, तो उसको आप डेप्रिशिएट करोगे ना, तो डेप्रिशिएशन का खर्चा लगेगा। और जिस दिन कार को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आ रहे हो, उस दिन कार की वैल्यू क्या थी? उस दिन कार की वैल्यू थी 27,200। 27,200 कैसे आया? इस दिन 40,000 में खरीदा, एक साल डेप्रिशिएट किया तो वैल्यू आई कितनी? 32,000। फिर 9 महीने और डेप्रिशिएट किया तो वैल्यू आई कितनी? 27,200। तो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसी पे ही आपको जो है वो असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना था। उस पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आया, और अल्टीमेट सामने क्रेडिट क्या करूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट करूंगा? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट्स में यूज नहीं कर सकता रेक्टिफिकेशन के टाइम, क्योंकि मेरा थर्ड स्टेज है, बुक्स ऑफ अकाउंट पिछले साल के क्लोज हो चुके हैं। और यहाँ पे रिटायरमेंट का, डेथ का केस है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज ना करके मैं रिवोल्यूशन यूज कर रहा हूँ। पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करो, रिवोल्यूशन यूज करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो सबको पता ही है, ठीक है? बस बाकी ये सब में कुछ नहीं है। ये एक एडजस्टमेंट मेरे को समझाना था, तो मैंने समझा दिया। अब जल्दी से जो है पूरा सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम जो है वो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। बट यहाँ पे आपको कोई न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपका ओल्ड रेशियो ही जो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो कौन सा पार्टनर जा रहा है?
इसकी डेथ हो रही है, जेड की डेथ हो रही है, तो रेशियो क्या था 1:2:2, तो अब इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। उसके बाद हमें काम करना है किस चीज़ का, गुडविल का। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला जो प्रॉफिट 30,000 दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। क्यों गलत दिख रहा है भाई, इतनी रामायण करके तो आए अपने इधर अभी। इस साल में आपको जो है वो ये चीज़ें बतानी थी और ये आपने गलत बताई है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी 20, 21 एंड 22। तो प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 20 का दिया गया है 10,000 लॉस है, 21 का क्या दिया गया है 20,000 प्रॉफिट दिया गया है, और 22 का क्या दिया गया है 30,000 प्रॉफिट दिया गया है। लेकिन इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। एक तो क्या, कार जो हमने परचेस की थी उसको हमने खर्चा मान लिया है, तो इधर लिखते हैं रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, लेकिन इधर 40,000 हमें जो है 40,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना है। और यहाँ पे माइनस करूँगा क्या, डेप्रिसिएशन ऑन कार। 2022 में कार पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 2022 में कार पे डेप्रिसिएशन जो लगा था वो 8,000 के हिसाब से लगा था, ठीक है। तो 8,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो 8,000 से प्रॉफिट कम होगा। अभी नेट इफेक्ट क्या आया प्रॉफिट पे, ये तो एज इट इज़ 10,000 लॉस है, ये 20,000 का प्रॉफिट है, और इधर क्या है 30,000 प्लस 40,000 माइनस 8,000, 62,000 का इधर प्रॉफिट है। तो अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, -10,000 प्लस 20,000 प्लस 62,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया कितना 24,000। अब अगर गुडविल कैलकुलेट करें, तो फॉर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी, इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज। तो यहाँ पे 24,000 इंटू 2, ये हो गया 48,000, ठीक है। अच्छा, गुडविल तो हमने टोटल फॉर्म की कैलकुलेट कर ली, अब इसका शेयर कितना है, तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल अगर हम कैलकुलेट करें तो 48,000 इंटू इसका प्रॉफिट शेयर कितना था 2/5, ये कितना निकल के आया बाय 5, ये निकल के आया 19,200, ठीक है। कौन देगा ये 19,200, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई। कौन से रेशियो में, तो उनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या था 1:2, एक्स एंड वाई के बीच में गेनिंग रेशियो 1:2 ही था, ठीक है। तो 19,200 डिवाइड बाय 3 इन, इससे आएगा 6,400, इसके इससे आएगा 12,800, ठीक है। सिंपल। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने देख लिया। अब हमें क्या क्या बनाना है, तो हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है।
अच्छा इस बार है ना ये अलग से पूछ रहे जेड शेयर्स इन प्रॉफिट, तो ये भी एक बार के लिए अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में नहीं, अलग से ही पूछ रहे हैं तो अलग ही बता देते हैं इसको। जेड्स शेयर इन प्रॉफिट्स। तो समझना प्रॉफिट का शेयर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इधर बोला गया है देखो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2022 टू 31/12/2022 शैल बी असर्टेन proportionately on the basis of average profit और and losses of the preceding 3 years। ये 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 24,000। और इस बार जो है वो इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये गलती थी। जब प्रॉफिट पिछले साल का कैलकुलेट करना है हमें, तो जो सही वाला प्रॉफिट होगा वही लेंगे ना, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो भाई 24,000 एवरेज प्रॉफिट है, बट ये तो पूरे 12 महीने का है, हमें कितने महीने का चाहिए, 9/12 का चाहिए। अच्छा पर ये तो सब टोटल निकल के आएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कुछ भी बात नहीं की गई है। तो 24,000 पूरे 12 महीने का है, इंटू 9/12 करूंगा तो 9 महीने का निकल के आएगा। पर ये तो तीनों पार्टनर्स का है, उसमें जेड का शेयर कितना है, तो जेड का शेयर जो है वो 2/5 के हिसाब से है। तो जेड का शेयर निकल के आया 70/200। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बनाना है क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट। चलो इसको थोड़ा इधर ना कर देते ताकि रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे आ जाए। रिवोल्यूशन अकाउंट ऊपर से ही उठा लेते। उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो भी ऊपर से उठा लेते हैं। और बैलेंस शीट भी बनानी है बट उसको उठाने वापस आना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है पार्टनर्स के, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पे, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स वाई एंड जेड का 40 80 80। फिर उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। जेड को पैसा मिलेगा 19,200, 6,400 एंड 12,800 के हिसाब से देंगे। कौन देगा, तो बाय एक्स
कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, और इधर डाल देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में जाएगा 6400 और वाई में जाएगा 12800। ठीक है, ओके। गुडविल का पैसा दे दिया। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है? गुडविल के बाद वाला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में क्या क्या बोला है? सबसे पहले तो ये वाला एडजस्टमेंट कर दो। ये जो मैंने इतनी कथा आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, क्या कथा समझाई थी कि भाई कार अकाउंट को डेबिट करोगे और पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप 27,200 बता दोगे। तो यहाँ पे बाय कार अकाउंट 27,000। उसके बाद और क्या क्या बोला रिवैल्यूएशन के लिए? तो इन्वेंट्री आपको 16,000 पे लेके जाना है कितनी? 20,000। 4,000 से कम करना पड़ेगा। टू इन्वेंट्रीज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? बिल्डिंग को 140 पे लेके आना है कितने? 120। तो 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स जो है वो 50,000 पे लेके जाना है कितने? 80,000। तो 30,000 से कम करना पड़ेगा ना नुकसान, ठीक है। टू कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट को 6,000 पे लेके जाना है कितना? 10,000। तो यहाँ पे वापस 4,000। फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बता दोगे, ठीक है। इतना ही था रिवॉल्यूशन में, और कुछ था नहीं। अब देख लो क्या आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। टोटल 27,200 प्लस 20,000 47,200 माइनस 4,000 माइनस 30,000 माइनस 4,000 9200 डिवाइड बाय क्या है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:2:2। इसका आया 1840 3680 3680, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन को आप जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 1840 3680 3680, ठीक है। रिवॉल्यूशन के बाद हमारा स्टेप होता है कि देख लो कोई रिजर्व या फिक्टिशियस असेट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिक्टिशियस असेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन जनरल रिजर्व है 30,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिजर्व अकाउंट 30,000। इधर आएगा 6,000, इधर आएगा 12,000, इधर भी आएगा 12,000, ठीक है। रिजर्व्स के बाद हम देखते हैं क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी या एसएलपी। कैपिटल एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं बोला है,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या स्टेप या SLP सेपरेट लाइफ पॉलिसी कुछ भी है? कुछ भी नहीं है, उसके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद वाला स्टेप प्रॉफिट शेयर देख लो, प्रॉफिट शेयर कुछ देना है? बिल्कुल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ भी नहीं देना है, प्रॉफिट शेयर सिर्फ देना है, और वो कितना देना है? वो देना है आपको 7200। क्या लिखोगे अकाउंट का नाम यहाँ पे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एस्टिमेट किया है आपने। अरे कितना आएगा? 7200। ठीक है, प्रॉफिट शेयर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बस। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना इसकी लायबिलिटी कैसे सेटल कर रहे हो उसके बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है। जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो उसकी लायबिलिटी पूरी पूरी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा इसका, वो पूरा हम जो है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इन दोनों का जो है वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो इसका टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक 22 ये पूरा अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका क्या होगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 3680 प्लस 12,000, 95680। 95680 में से 12,800 आप माइनस करोगे, 82,880। ठीक है, फिर 40,000 प्लस 1840 प्लस 6,000, 47,840 माइनस 6,400, ये आ जाएगा 41,440। ठीक है, अब फाइनली हमें बनानी है क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल एक्स एंड वाई का, एक्स का कैपिटल है 41,440, वाई का कैपिटल है 82,880, $1,24,320 कैपिटल आ जाएगा। और इधर जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड एग्जीक्यूटर में कितना गया? 1/080। ठीक है, और क्या क्या है बैलेंस शीट में? जर्नलिज्म खत्म, बैंक लोन एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 20,000, और ये बैंक लोन ये है 50,000। ठीक है, असेट साइड क्या क्या है? सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग को कितने पे लेके आना था? 140 पे। उसके बाद कंप्यूटर इन्वेंट्री डेट रिसेबल, कंप्यूटर इन्वेंट्री की रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी है। $50,000।
इन्वेंट्रीज की भी रिवाइज वैल्यू लिखेंगे, कितनी, 16,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की भी रिवाइज वैल्यू लिख देते हैं, बाकी फिर ऊपर से देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स की 6,000। और क्या क्या है बैलेंस शीट में देख लो। बिल्डिंग लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, इन्वेंट्रीज लिख दी, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ट्रेड रिसेबल में कोई चेंज नहीं था तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे बताओ कितना, 20,000। और उसके बाद कैश एट बैंक, इसमें भी तो कोई चेंज नहीं है कि ना ही कोई पैसा मिला है ना ही कोई पैसा पे किया है। ना करने के बाद टोटल यहाँ पे आ जाएगा कितना, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक चीज़ रहेगी। क्या रहेगी सर? तो ये तो बताया था ना, कार बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की, कार अकाउंट को डेबिट किया, कितने से, 27,200 से डेबिट किया। ये सब कुछ भी ये भी बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कार, चलो लाल अक्षर से लिखता हूँ, भूल मत जाना, या काले से लिख देता हूँ, कार 27,000। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के ही बैलेंस शीट बनाने की हमेशा। ये तो अभी ऊपर ऊपर वापस ऐसे स्वाइप ना करना पड़े, इसलिए मैं इस तरह से करता हूँ। एक और चीज़ रह गई सर। क्या रह गया सर? पीएनएल सस्पेंस, इसका भी तो डेबिट बैलेंस है ना अभी। ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट भी जो है वो टैली हो गई। तो भी मैं स्टार कर देता हूँ, ये भी भूल मत जाना, जैसे मैं भूल गया अभी लिखना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो कंप्लीट होता है। वैसे देखने जाए तो डेथ वाले यूनिट में एक्चुअली में बहुत जितने भी सम्स है वो सारे ही अच्छे सम्स है, एक दो को छोड़ के, बाकी सब ऐसा ऐसा एकदम आपके लेवल के सम है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ा हमने अच्छे से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी who share profits in the proportion of 1/2, 1/4 and 1/4। अगर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर हमें जो है सबका सेम रखना पड़ता है। तो इसका जो है वो 1/2 के हिसाब से अगर हम करें इंटू 4/4, तो ये हो गया क्या, 4/8। इनको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/4, 1/4 इंटू 2/2, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 2/8। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4:2:2, मतलब क्या, 2:1:1। ये आपका प्रॉफिट शेयर है। ठीक है, सबको जो है डिनोमिनेटर मैंने सेम किया है, सबका डिनोमिनेटर सेम 8 करना है मेरे को, जिससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। और फिर 4:2:2 आपका रेशियो आ गया, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2:1:1, ये आपका ओल्ड PSR है। एंड वॉज फिक्स्ड कैपिटल, इस बार कैपिटल जो है फिक्स्ड है, रुपीज़ 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, प्रोवाइड एज फॉलोस दैट, पार्टनर्स बी अलाउड एट द रेट
10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profits or charge on drawings. तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको 10% के हिसाब से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है डीड में, दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स। अच्छा, एवरेज नेट प्रॉफिट भी कैसा है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फॉर 3 years टू 31st December प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। मतलब क्या, देखो डेथ कौन से डेट को हुई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 को डेथ हुई है। जिस ईयर में डेथ हुई उसके आगे वाला साल 31 दिसंबर, तो कौन सा आएगा उसके आगे वाला 31 दिसंबर 2000। देखो 2022 में डेथ हुई तो 31 दिसंबर 2021, यहाँ से लेके 3 साल पहले का जो है प्रॉफिट आपको लेना है गुडविल की कैलकुलेशन में। मतलब क्या, सिंपल ये है कि 2021 का लेना है, 2020 का लेना है और 2019 का, ये 3 साल का प्रॉफिट आपको जो लेना है गुडविल की कैलकुलेशन के, ठीक है। फिर क्या बोल रहे समझना, दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹10,000 ईच, ये वर्ड पे ध्यान देना, 10,000 ईच है। मतलब इंडिविजुअल पार्टनर की सेपरेट लाइफ पॉलिसी आपने लेके रखी है, कितनी, 10 10 10 तीनों ही पार्टनर्स की, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से जो है वो तीनों पार्टनर्स की सेपरेट लाइफ पॉलिसी आपने लेके रखी है। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भाई प्रीमियम तो सब भुगत रहे, क्योंकि अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मतलब ये एक्सपेंस मान के आप जो है वो क्या कर रहे हो, प्रीमियम को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हो। पॉलिसी का जो भी पैसा मिलेगा ऑब्वियस है सब पार्टनर्स में बटेगा। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक तो उसको जो है वो डेथ के टाइम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे दो, दूसरा क्या दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो, ठीक है, दे देंगे। कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भी गौर करना पड़ेगा आपको। अभी तक हमने जो देखा था उसमें तो हमने ये देखा था कि जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन तक का प्रॉफिट शेयर दे रहे थे, उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको ये जो कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेटेड अपॉन, ये जो कैलकुलेशन आपको करना है वो किस तरह से करना है, तो अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेट। तो ये 30 सितंबर 2022 को डेथ हुई, तो उसके बाद 31 दिसंबर कौन सा आता है, उसके बाद 31 दिसंबर जो आता है वो आता है 31 दिसंबर 2022। तो पूरे साल का, जिस साल डेथ हुई उस पूरे साल का प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, और उस पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इस बार हमें क्वेश्चन बोल रहा है, उनकी डीड में ही एग्रीमेंट हुआ था कि जिस साल डेथ होगी उस पूरे साल का 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये फॉलोइंग इज डेथ जो है ना वर्ड, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद that the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner as on 31st December following his death, ठीक है। ये कुछ नहीं, सिंपल बोला है कि भी पॉलिसी का पैसा दे दो और क्या बोलते हैं इसको, गुडविल का पैसा वो भी दे देना है। दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। साल कब खत्म हो रहा है पार्टनरशिप का, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। ए डाइड ऑन 30 सितंबर, ए की डेथ 30 सितंबर को हो रही है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2021 वॉज ₹450। तो 450 का क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट में दिख रहा है, एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन ₹3,000 फ्रॉम द बिजनेस। तो ये जो 3,000 है ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो इन दोनों का नेट करने जाए
तो 450 का प्लस बैलेंस दिख रहा था, माइनस करना है 3000। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया गया हो तो उस केस में क्या करना है, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है कि कुछ एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करके फिर करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करती है कैपिटल अकाउंट में। भाई जिसकी डेथ हो रही है उसका करंट अकाउंट तो क्लोज ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, कुछ एडजस्टमेंट करके करंट अकाउंट का बैलेंस निकालती है और फिर वो ट्रांसफर करती है ये कैपिटल अकाउंट में। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर कर देते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हम एक ही चीज़ फॉलो करेंगे, हम ये करेंगे, देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप थोड़े बहुत एडजस्टमेंट उधर करो कैपिटल अकाउंट में करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली तो सब कुछ कहाँ पे जाना है, कैपिटल अकाउंट में ही जाना है ना। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर तो कोई ड्राइंग्स की बात की गई है जैसा इस केस में बोला है, तो ड्राइंग्स का इफेक्ट जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट में दो, उसके बाद जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बाकी डेथ के जितने भी एडजस्टमेंट दूसरे सारे हैं वो सब कुछ जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही करो। हम यही एक चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹2000 वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर 2022, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड इमीडिएटली पेड ऑफ। अब समझना यहाँ पे 2000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, एंट्री क्या बनती है, रिवोल्यूशन अकाउंट आप डेबिट करते हो, टू क्या करते हो, लाइबिलिटी अकाउंट। अब यहाँ पे तो सीधा पे ही कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट। अब ये जो है ये सीधा आपका 2000 का रिवोल्यूशन लॉस हो गया टोटल। सर क्यों सीधा 2000 का लॉस हो गया रिवोल्यूशन लॉस, क्योंकि और कुछ रिवोल्यूशन की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक ही बात बोली है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री बनती है, रिवोल्यूशन अकाउंट आप डेबिट करते हो, लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करते हो। अब उसको तो पे ऑफ भी कर दिया है, तो ये 2000 का ही सिर्फ एक एडजस्टमेंट है रिवोल्यूशन अकाउंट में, और वही आपका जो है वो क्या माना जाएगा, रिवोल्यूशन लॉस माना जाएगा, ठीक है। आपको 19, 20, 21 एंड ऑब्वियसली 22 का भी प्रॉफिट दिया गया है। ये 22 का प्रॉफिट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, 22 का प्रॉफिट हम जो है वो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देने में यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको जिस साल डेथ हो रही है उस साल दिसंबर तक का जो है वो प्रॉफिट शेयर देना है, समझे। एक और चीज़ बोली है, एज्यूमिंग सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ये सरेंडर वैल्यू क्यों दी है वैसे, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में हमने क्या समझा था, जो भी डिसीज्ड पार्टनर है उसका तो जो पॉलिसी का अमाउंट है, देखो तीनों पार्टनर्स का पॉलिसी का अमाउंट कितना था, तीनों पार्टनर्स का पॉलिसी का अमाउंट 10,000 था, उसका जो पॉलिसी का 10,000 अमाउंट है उसमें से उसका शेयर जो है सी का शेयर कितना है, कौन सी नहीं ए का शेयर कितना है 2/4। तो पॉलिसी का जितना शेयर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो सरेंडर वैल्यू है उस सरेंडर वैल्यू में से भी इसका शेयर जो है वो इसको दे देंगे अपने, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन शॉर्ट ए कैपिटल अकाउंट हमें बताना है, और एंड में जो भी बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपने क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला काम, क्या न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ये बोला ही नहीं है कहीं पे, न्यू रेशियो थोड़ी ना दिया गया है कहीं पे, तो फिर ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या बन जाता है, न्यू रेशियो बन जाता है। तो गेनिंग रेशियो भी जो है वो क्या बन जाएगा, नहीं बोला है ना कहीं पे, कहीं जल्दबाजी में पढ़ने में रह ना गया हो, नहीं बोला है। चलो, गेनिंग रेशियो 1:1, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट हमें करना होता है किस चीज़ का, दूसरा एडजस्टमेंट हमें करना होता है गुडविल का। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि बोला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो तीनों साल का। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल इंडिविजुअल एक एक साल में माइनस करो,
या एक साथ पूरा एक एवरेज प्रॉफिट निकालो और एक ही बार में माइनस कर दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन प्रीसीडिंग 3 इयर्स लेना है। तो ये 2022 का मत कंसिडर करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है, प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब 31/12/21 से आगे वाले 3 साल। मतलब मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है सर, 1, 2 एंड 3, 9640 प्लस 6720 प्लस 7640 डिवाइड बाय कर दोगे क्या, 3, तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 24,000, सॉरी 24,000 नहीं, 8,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें से आपको जो है वो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल, आप पहले लिखोगे एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 8,000, इसमें से माइनस कर दोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो फिक्स्ड कैपिटल पे आपको देना है। तो यहाँ पे तीनों को कैपिटल का टोटल अगर हम करें 10 + 6 + 4, इस पे हमें कैलकुलेट करना है कितना, 10%। तो 20,000, 10% ये हो गया कितना, 2,000। इससे आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, ये कितना हो गया, 6,000। अब अगर मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूं तो फॉर्म की गुडविल आपको मिलेगी 6,000 इंटू कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है, 2 ईयर्स परचेज बोला है। तो ये हो जाएगा इंटू 2, 12,000, ठीक है। 12,000 कौन देगा इसको, 12,000 तो नहीं देना है, 12,000 तो फॉर्म की गुडविल है। इसका शेयर कितना है इसमें, कौन है ये, इज शेयर ऑफ गुडविल, 12,000 इंटू 2/4, ये हो गया 6,000। 6,000 कौन देगा इसको, बी एंड सी, कौन से रेशियो में देंगे, तो इनके बीच का रिमेनिंग पोर्शन है रेशियो का। तो बी देगा कितना, 3,000, ए देगा कितना, 3,000, ठीक है। गुडविल का काम हमने कर दिया। अब हमें इसका सिर्फ एक का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, कौन है ये, ए, वो बना लेते हैं, इज कैपिटल अकाउंट। क्या लाइन बनाई है सर आपने, ठीक है। बाकी की वर्किंग नोट्स नीचे ही करेंगे। सबसे पहले
एक काम ये कर लेते हैं वर्किंग नोट 1 बना के कि उसका जो भी, देखो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही दोगे, फिक्स्ड कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, इतना बड़ा तो नहीं बनाना है करंट अकाउंट, ये तो सिर्फ कभी नहीं करना था, पर ठीक है। इज करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिया गया था कहीं पे, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो 450 है, और ये क्या है, क्रेडिट, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 450, और पूरे साल के दौरान आपने ड्राइंग्स कितना किया है, 3,000, यहाँ पे 2, मतलब ए ने ड्राइंग्स कितना किया है, 3,000, तो उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पे, अभी बैलेंस तो इस साइड आएगा, उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट में, तो 2550 ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया करंट अकाउंट से, और ए के कैपिटल आपने जो है वो डेबिट किया है, तो यहाँ पे 2 इज करंट अकाउंट 2550, ठीक है। उसके बाद अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सबसे पहले गुडविल का पैसा दे दो, गुडविल कितना मिलने वाला है इसको, 6,000, यहाँ पे बाय फीस कैपिटल अकाउंट 3,000 बाय फीस कैपिटल अकाउंट कितना, 3,000, ठीक है। गुडविल का पैसा दे दिया, उसके बाद रिवैल्यूएशन, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे, पर रिवैल्यूएशन की एक आइटम थी, क्या थी, ये 2,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, और दूसरी कोई आइटम नहीं है, और ये जो 2,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो रिवैल्यूएशन लॉस ही माना जाएगा। इस रिवैल्यूएशन लॉस को, ये देखो ये लॉस पूरा पूरा जो है वो ए का नहीं है, इसमें ए का जो भी हिस्सा बनता है, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ए का कितना हिस्सा बनता है, 2,000 इंटू 2/4, 1,000, वो आपने डाल दिया, रिवॉल्यूशन का काम खत्म। उसके बाद देख लो रिजर्व्स कोई है क्या, रिजर्व्स के बारे में हमें यहाँ पे कोई भी बात नहीं बोली गई है, कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, रिजर्व्स को साइड में रखो, कैपिटल एडजस्टमेंट तो आएगा नहीं इसमें। उसके बाद क्या था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, तो उसकी एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको पॉलिसी का कितना पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले जो उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी थी उसमें उसका शेयर कितना होगा, तो देखो हर एक की पॉलिसी 10,000 की लेके रखी थी, तो 10,000, इसकी डेथ होगी तो 10,000 रुपये मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, पर ये 10,000 पूरे पूरे एक को नहीं देने, उसमें इसका हिस्सा कितना है, 2/4 के हिसाब से इसका हिस्सा बनता है 5,000। दूसरा इसको क्या देना है, सरेंडर वैल्यू ऑफ
रिमेनिंग पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू कितना होगा? हर एक पॉलिसी का जो भी सरेंडर वैल्यू है वो यहाँ पे दिया गया है, देखो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज 20%। टोटल इन दोनों की इंडिविजुअल पॉलिसी कितनी है? 10,000 प्लस 10,000 इंटू 20%। पर ये 20% पूरा पूरा इसको थोड़ी ना देना है, ये 20% इंटू करके तो मैंने वो क्या बोलते हैं सरेंडर वैल्यू फाइंड आउट की है। इसमें से जो इसका शेयर बनता है वो कितना बनता है? 2/4। ये हो गया कितना? 2,000। तो टोटल इसको पैसा कितना देना है? 7,000। यहाँ पे बाय ये कितना देना है इसको? 7,000। ठीक है, पॉलिसी का 7,000 रुपये दे दिया। अब उसके बाद प्रॉफिट शेयर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बिल्कुल देना था सर। अच्छा, क्या सिर्फ 9 महीने का या इस तरह से कुछ देना था क्या? 9 महीने नहीं, 6 महीने? नहीं बेटा, क्या बोला है? कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। 31/12/2022 तक देना है, मतलब पूरे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फिक्स कैपिटल था कितना? 10,000 था, इंटू 10% कितना हो जाता है? 1,000। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना अब प्रॉफिट शेयर में क्या बोला गया है, जो जिस साल डेथ हुई उस साल का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें उसको शेयर देना है। उस साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है 3670, बट ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सर क्या दिक्कत है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में? दिक्कत ये है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। तो अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं आपके लिए टेम्पररी सिर्फ, और देखो ये 2022 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो आया वो कितना आया? नेट प्रॉफिट आया 3670। पर इसमें से सबसे पहले तो क्या देते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तीनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? तो इधर कैलकुलेट करके भी रखा था हमने, कहाँ गया? ये रहा, कितना था? 2,000 था। चलो वापस बता ही देते हैं। ये 2,000 था। ये 2,000 देने के बाद आपको डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कितना मिलेगा? तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो इन तीनों में बटेगा। इन तीनों का नाम क्या है? ए, बी एंड सी। तो इसमें ए का हिस्सा कितना बनता है? तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आएगा 3670 में से 2,000 गए तो 1670। ये 1670 डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो आपका 2:1:1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2। तो ए के हिस्से कितना आया? 835। तो ए को प्रॉफिट शेयर जो देना है वो कितना देना है? तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इस बार पीएनएल सस्पेंस नहीं लिख रहा मैं,
ना 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 ना, पीएनएल सस्पेंस नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर क्यों? साल खत्म हो गया है, पीएनएल प्रॉफिट आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है 3670, एक्चुअल प्रॉफिट में से दे रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना के दे रहे हो, तो उस केस में तो मुझे क्या यूज़ करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही यूज़ करना है। पीएनएल सस्पेंस तो कब यूज़ करता था? जब साल के बीच में कहीं पे मैं एस्टिमेट करके जो है वो उसको दे रहा हूँ, समझे? अभी तो जो है मैं क्या यूज़ करूँगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से इसका प्रॉफिट शेयर कितना आया? 835 आया, 835 दे दो और काम ख़त्म करो। बस इतनी ही चीज़ें देनी थी। अब देख लो, जितना भी अमाउंट आएगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दोगे आप। 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 835, 24,835 माइनस 1,000 माइनस 2550, 21,285। ये कहाँ पे जाएगा? टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। तो ये वाला सम भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे सम में कुछ खास हार्ड नहीं था, बट वो जो लैंग्वेजेस बोली गई थी, कुछ बातें लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ती है, जैसे प्रिसीडिंग, फॉलोइंग इज डेथ, प्रिसीडिंग इज डेथ, ये सारी बातें थोड़ी बहुत समझ के आपको करनी थी, ठीक है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेशर्स एबीसी एलएलपी एज ए 31 दिसंबर 2021। कैपिटल्स दिए गए हैं तीनों के, जनरलाइजर भी दिख रहा है, ट्रेड पेबल्स है, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डॉट, ठीक है। सी की डेथ जो हो रही है वो 3 जनवरी 2022 को हो रही है, बरोबर। एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज टू बी पुट इन टू इफेक्ट। क्या एग्रीमेंट है तो देखते हैं। असेट्स वेयर टू बी रिवैल्यूड, मशीनरी को 5850 पे लेके जाना है, अभी दिख कितना रहा है? 5,000, तो बढ़ाना है। फर्नीचर को 2300 पे लेके जाना है, अभी दिख कितना रहा है? 2800, उसको कम करना है। इन्वेंट्री को 750 पे लेके आना है, अभी दिख कितना रहा है? 950, उसको भी कम करना है। गुडविल पूरे फॉर्म की जो है वो आपने वैल्यू की, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹3,000, ये फॉर्म की गुडविल है। एंड वॉज टू बी क्रिएटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। ये सिंपल एडजस्टमेंट है, गुडविल का एडजस्टमेंट, उसका जो भी शेयर है उसको दे देना है कैपिटल के अकाउंट्स के थ्रू। 1,000 was to be paid away to the executor of the dead partners on 5 जनवरी 2022। डेथ कब हो रही है? 3 जनवरी, 2 दिन बाद 1,000 रुपये पे कर देना है। इन शॉर्ट ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी लाइबिलिटी थी उसका 1,000 जो है वो आपको पे कर देना है, बस इतना बोलना चाह रहे हैं। पूछा क्या क्या गया है? जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो एक गुडविल की एडजस्टमेंट की सिर्फ जर्नल एंट्री देनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। और ये एक अटपटा क्वेश्चन पूछा है, वैसा अटपटा नहीं है, टाइम पास है। विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रिएटेड इफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन द बैलेंस शीट वाज टू बी फाउंड अननेसेसरी टू मेंटेन एट द डेथ ऑफ सी। ये तीसरा अलग ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको ये प्रोविजन जो है वो मेंटेन नहीं करना है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो अगर प्रोविजन रिवर्स करना है तो उसका सिंपल क्या था, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस जो प्रोविजन का है उसको डेबिट कर दो क्लोज करने के लिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सिंपल। तो अच्छा, कहीं पे भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी नहीं है, न्यू रेशियो भी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हम एज्यूम करते हैं कि जो भी पार्टनर्स है उन सब के बीच में इक्वल रेशियो होगा, तो यहाँ पे अपने एज्यूम वही करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ is assumed that TSR will be 1:1:1 in A
बी सी, ए बी एंड सी है ना, हाँ बराबर, ठीक है। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना है। अच्छा, गेनिंग रेशियो भी 1:1 और न्यू रेशियो भी 1:1, सब कुछ 1:1 ही है, बराबर। गुडविल, गुडविल की हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी पूछी गई थी, बट अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले टोटल फॉर्म्स गुडविल, पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी थी? 3,000। किसकी डेथ हो रही है? सी की। सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये कितना हो जाएगा? तो 3,000 इंटू 1/3, ये हो गया 1,000। ठीक है। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है? सी, उसको क्रेडिट कर दोगे। और ये कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इन देयर गेनिंग रेशियो, यहाँ पे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 1/2, ये हो जाएगा डेबिट कितने से? 500 से। प्लीज कैपिटल अकाउंट, अगेन ये भी 1,000/2, 500 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1,000। ठीक है। अब हमें क्या क्या बनाना है? हमें एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट उठा लेते हैं यहाँ से। ये सम पूरे चैप्टर का सबसे सिंपल सम यही है, बाकी सारे तो अच्छे अच्छे सम्स। सबसे पहले रिवोल्यूशन, अच्छा पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 4,100, 4,100, 4,500। फिर उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते, 500, 500, 1,000, 500। इसका नाम चेंज कर देते, रुको। ये यहाँ पे क्या आएगा? बाय इज कैपिटल अकाउंट, बाय इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट 500 एंड 500। ठीक है। उसके बाद गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद हम रिवोल्यूशन करते हैं। रिवोल्यूशन में क्या क्या बोला है देख लेते हैं। मशीनरी को 5,850 पे लेके आना, अभी दिख कितना रहा है? 5,000, तो यहाँ पे बढ़ानी है वैल्यू बाय मशीनरी अकाउंट, कितना है? 850। फिर फर्नीचर को 2,300 पे लेके जाना है, दिख कितना रहा है? 2,800। कितने से कम करना पड़ेगा? 500 से। टू फर्नीचर अकाउंट 500। उसके बाद इन्वेंट्री को लेके जाना है 750 पे, दिख कितना रहा है? 950। 200 से इसको भी कम करना पड़ेगा। टू इन्वेंट्री अकाउंट, फिर
बस इतनी ही चीज़ें हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इसको रिवोल्यूशन में डाल के मिक्स मत कर देना, ये अलग चीज़ है। तो रिवोल्यूशन का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। गेन जो है वो तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि, और ये गेन आया कितना वैसे, हिंदी काम करवा रहे हैं अपने से, छोटी छोटी अमाउंट की अकाउंटिंग करवा रहे हैं। 150। तो बाय रिवोल्यूशन 50 50, ठीक है। रिवोल्यूशन का काम ख़त्म। उसके बाद क्या, उसके बाद रिजर्व्स देख लो, कोई है क्या। 1500 के जनरल रिजर्व आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व 500 500 500 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर जेएलपी एसएलपी के बारे में कोई भी बात हमें नहीं बोली गई है। एंड देखो क्या है ना, ये 3 दिन बाद ही इसकी डेथ हुई है। 31 दिसंबर 2021 लास्ट बैलेंस शीट थी, और 3 दिन बाद ही उसकी जो है डेथ हो रही है। अभी 3 दिन का प्रॉफिट तो क्या ही देंगे इसको। 3 दिन का प्रॉफिट कुछ जो है वो कैलकुलेट करने का यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। और 3 दिन में तो क्या ही आप प्रॉफिट कमा लोगे, मतलब ऐसा समझ लो ना कि भाई 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए, 3 दिन तो ऐसा बीमार बीमार हो गया, तो उसी में ही पड़ा था, तो बिजनेस कुछ हुआ नहीं, तो कुछ प्रॉफिट दिया ही नहीं। ठीक है, तो 3 दिन के प्रॉफिट को आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 साल खत्म हुआ है, तब तक का हिसाब हो गया है। ये 3 जनवरी का है डेथ, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर इसमें कुछ भी नहीं दोगे आप। और जेएलपी एसएलपी के बारे में भी कोई बात नहीं बोली गई है। भाई 50-50 रुपये देने हैं सब मिला के, इसमें क्या जेएलपी निकाले, ठीक है। वो भी कोई पॉइंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कोई पॉइंट नहीं है। क्या बात है, इतना अच्छा सम है। बस तो अभी जितना भी देना बनता है इसको, उसमें से 1000 रुपये कैश देंगे, और बाकी का जाएगा टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले तो ये देख लेते हैं कि कितना देना बनता है इनको। और इनका जो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। 4500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 5, 6050 1000। तो 6050 आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और आपको 1000 रुपये जो है वो क्या करने हैं, कैश में देने हैं, और 5050 जो है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। सिंपल था, एकदम ही सिंपल था। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पे इनको बतानी है, इनको फालतू के सवाल करने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल
क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन इज नॉट बी at the time of death, then provision account will be debited and evaluation या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर्स कैपिटल क्यों सर? अरे अभी रिवोल्यूशन अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, तो इसलिए एक एडिशनल चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी जवाब हमने दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के सम्स जो भी है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।